नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेफ्टी ट्रेनिंग क्लासेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम वर्क प्लेस सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं। मैं आपका दोस्त सुखदेव सिंह आपके लिए सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे वो है लोटो यानी कि लॉक आउट टैग आउट पार्ट 2। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने लोटो लॉक आउट टैग आउट के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की थी, यानी कि लोटो क्या होता है, हैजार्डियस एनर्जी क्या होती है, लोटो कैसे करा जाता है, क्या उसकी कलर कोडिंग्स होती है, उन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा की थी। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में दोस्तों हम चर्चा करेंगे व्हाट इज़ लोटो प्रोसीजर, लोटो का प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन लोग लोटो में इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनकी, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे वाई लोटो फेल, कि लोटो सिस्टम जो है वो कई बार फेल क्यों हो जाता है। इन विषयों पे हमारा आज का चर्चा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक लॉक आउट टैग आउट। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में समझेंगे व्हाट इज़ लोटो प्रोसीजर, यानी कि लोटो का प्रोसीजर क्या होता है। लोटो प्रोसीजर मानी कि वो क्या स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी होती है या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए जो लोटो है या लॉक आउट टैग आउट सिस्टम है वो अप्लाई किया जाता है किसी की इक्विपमेंट के ऊपर। जब भी हमें कोई रिपेयर का काम करना है, कोई मेंटेनेंस का काम करना है, कोई शटडाउन टाइप एक्टिविटी करनी है। तो लोटो प्रोसीजर क्या होता है? इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड सेफ्टी प्रोसेस यूज्ड टू इंश्योर दैट द मशीन एंड इक्विपमेंट्स आर प्रॉपर्ली शट ऑफ एंड कैन नॉट बी स्टार्टेड अप अगेन। तो दोस्तों, ये एक पूरे का पूरा प्रोसेस होता है, ये इंश्योर करता है कि मेरा जो लोटो है, लोटो सिस्टम लगा है वो प्रॉपर तरीके से लग गया है, इंश्योर है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं ताकि कहीं पे भी कोई लैक ना रह जाए और किसी भी लैक के कारण कोई बड़ा हादसा ना घट जाए। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, मुझे छत पे जाना है, किसी जो हाइट के ऊपर जाना है और मेरे पास एक स्टेप लैडर है। तो उस छत के ऊपर जाने के लिए मुझे उस स्टेप लैडर के हर एक रंग के ऊपर या हर एक स्टेप के ऊपर पाँव रख के जाना पड़ेगा। वो हर स्टेप जो है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है, एफर्ट या कह लीजिए इक्वल वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है मेरे छत पे पहुंचने के लिए। जितना इम्पोर्टेंट उसका पहला रंग है, जितना इम्पोर्टेंट उसका पहला स्टेप है, उतना ही मिडल वाला, उतना ही टॉप वाला। तो किसी भी स्टेप को हम बाईपास नहीं कर सकते, किसी भी स्टेप को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर किसी भी स्टेप को मिस करते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, एक्सीडेंट होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से हमारा जो लोटो प्रोसीजर भी काम करता है कि जब भी मुझे एक लोटो किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर, समझ लीजिए मुझे मेंटेनेंस करनी है या रिपेयर का काम करना है या शटडाउन का काम करना है, उस दौरान जो लोटो लगाया जाता है उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की जाती है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो की जाती है ताकि जो मेरा जो लोटो है उसमें फेलवर ना हो, वो फेल ना हो और उस वजह से किसी के साथ कोई भी हादसा या कोई भी दुर्घटना ना घटे। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा स्टेप आता है प्रेपरेशन फॉर शटडाउन। यानी कि मुझे सबसे पहले तो प्रेपरेशन पार्ट आता है कि मुझे प्रिपेयर करना है अपने आप को या मेरी मैनेजमेंट को प्रिपेयर करना है उस शटडाउन के लिए। अपने आप को प्रिपेयर किया जाएगा। प्रिपेयर में क्या हो जाता है, टू आइडेंटिफाई द एनर्जी सोर्स, टू फाइंड द एक्टिविटी, टू आइडेंटिफाई द एनर्जी सोर्स के उस इक्विपमेंट के ऊपर या उस मशीन के ऊपर जिसके ऊपर भी कोई भी मेंटेनेंस का काम, शटडाउन का काम या कह लीजिए रिपेयर वर्क होगा, उस मशीन सोर्स के साथ कौन सा एनर्जी सोर्स कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, न्यूमेटिक एनर्जी, किस कैटेगरी की या किस टाइप की जो एनर्जी है वो उसके साथ कनेक्टेड है, उसका पता लगाया जाता है। दूसरा चीज़ क्या किया जाता है, रिव्यू द इक्विपमेंट्स को रिव्यू किया जाता है कि उस इक्विपमेंट को जो पावर सोर्स है या पावर सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है, किस किस एरिया से आ रही है, कौन कौन से सोर्स ऑफ हैं, यानी और कहाँ से उसकी पावर सप्लाई को आइसोलेट किया जाएगा या उसकी सप्लाई को बंद किया जाएगा, उसके वाल्व कौन से हैं, स्विच कौन से हैं, ब्रेकर्स कौन से हैं, कहाँ से, अगर वो इलेक्ट्रिकल है तो उसका MCB, ELCB, वो सब चीज़ें कहाँ लगी हुई हैं, वो सब चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा, उनकी प्रॉपर जानकारी
कलेक्ट करनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए जिसको आइसोलेट ना किया गया हो और जिसकी वजह से वहाँ पे हैज़ार्डियस एनर्जी जो है वो लीक हो जाए और लीक होने की वजह से वहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाए। देन द थर्ड वन इज़ द नोटिफाई द पीपल who are affected और नोटिफाई द अफेक्टेड एम्प्लॉयज़। अब दोस्तों इसमें अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उस एरिया में काम करते हैं जहाँ जिनको उस मशीन के साथ काम करना होता है। देखिए दोस्तों, जब भी जो मेंटेनेंस का काम या रिपेयर का काम होता है या शटडाउन जब भी किया जाता है किसी मशीन के ऊपर, तो वो एक अलग थर्ड पार्टी टीम रहती है जो शटडाउन या मेंटेनेंस का काम करती है। जो लोग उस मशीन के साथ काम कर रहे होते हैं, उस इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं, वो अलग टीम होती है। जो उस एनर्जी सोर्स के साथ काम कर रहे होते हैं वो अलग टीम होती है। वो हमारे रेगुलर वर्कर्स होते हैं जो उसके साथ अपनी आगे की मशीनों को चलाते हैं, जो उन मशीनों के ऊपर अपना प्रोडक्शन का काम जो भी काम देखते हैं, वो अलग टीम होती है। जो शटडाउन वाली टीम होती है या जो लोग रिपेयर करेंगे, वो मेंटेनेंस की टीम अलग होती है। अब जब वो मेंटेनेंस की टीम अपना रिपेयर वर्क करेगी, एनर्जी सोर्स को बंद करेगी, तो उस समय जो भी अफेक्टेड एम्प्लॉय जो वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनका काम इफ़ेक्ट होता है या उनको काम करने के लिए रोक दिया जाता है। तो उनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो लोग वहाँ पे आते हैं एकदम से या कोई एनर्जी सोर्स को गलती से भी ऑन करने की कोशिश की या कुछ भी किया, तो उस वजह से हादसा हो सकता है। तो उन लोगों को वहाँ से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उस एरिया से दूर कर दिया जाता है। नेक्स्ट सेकंड हमारा आ जाता है शट डाउन द इक्विपमेंट, यानी कि जो भी इक्विपमेंट है जिस मशीन का हमें रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करना है, उस मशीन को बंद कर दिया जाता है। उस मशीन के स्विच से उसको ऑफ कर दिया जाता है, ताकि जो उसके जितने भी उसके मूविंग पार्ट्स हैं या जो भी उसके पार्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएं। जो भी उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी है, वो प्रॉपर तरीके से बंद हो जाए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा आइसोलेट द एनर्जी सोर्स। अब इसमें दोस्तों देखा जाता है कि जो हमने उसका स्विच को तो बंद कर दिया जिससे वो आ रहा था, अब उसके बाद क्या किया जाता है कि जहाँ से उसके मेन सप्लाई आ रही है, जिस भी एमसीबी से, जिस वाल्व से या सर्किट से वहाँ पे सप्लाई आ रही थी उस मशीन में, उन सर्किट को या उन वाल्व्स को जाके आइसोलेट किया जाता है, बंद किया जाता है, ताकि उस मशीन को जाने वाली सारी की सारी सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से बंद हो जाए। उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कहीं से भी किसी तरह की एनर्जी लीकेज का कोई भी चांस ना रह जाए। तो हर तरह की एनर्जी को प्रॉपर तरीके से बंद करके आइसोलेट कर दिया जाता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जब डिस्कनेक्ट कर दिया गया, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद हमारा जो लोटो डिवाइस है वो अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले क्या अप्लाई किया जाता है, हमारा लॉक आउट डिवाइस, यानी कि लॉक लगा दिया जाता है। जैसे आपको इस पिक्चर में रेड कलर में दिख रहा होगा, उस पावर सॉकेट को बंद करके ऐसा लॉक लगा दिया जाता है। अब ये लॉक जो है वो टाइप्स ऑफ लॉक, जैसे हमने पहली वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए। सो दोस्तों इसमें क्या है, उस एनर्जी सोर्स को बंद कर दिया जाता है। जैसा भी अगर मान लीजिए हाइड्रोलिक है, कोई स्टीम लाइन है, पाइप लाइन है, तो उसके लिए जिस तरह का लॉक की रिक्वायरमेंट है, कोई वाल्व है तो वाल्व टाइप लॉक, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का पैनल है तो इलेक्ट्रिकल वाले लॉक, अगर मल्टी टाइप है तो बॉक्स टाइप हो गए, हैस्प टाइप हो गए, अलग अलग तरह के जिस तरफ का वहाँ पे एनर्जी सोर्स है उस कैटेगरी का लॉक वहाँ पे लगा दिया जाता है और उस एनर्जी सोर्स को प्रॉपर तरीके से लॉक आउट कर दिया जाता है। लॉक आउट करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप होता है उसको टैग आउट करना, या उसके ऊपर टैग आउट डिवाइस को अप्लाई करना, उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, उसके ऊपर टैग लगाना, ताकि जो लोगों को पता चल सके कि उस मशीन को लॉक आउट किया गया है, उस मशीन के ऊपर या उस इक्विपमेंट के ऊपर कोई मेंटेनेंस का या रिपेयर वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे टैग से पता चल जाता है। और ये भी इंश्योर हो जाता है कि वो जो टैग है या वो जो लॉक लगाया गया है उस मशीन को जो बंद किया गया है एनर्जी सोर्स को, वो कब तक वैलिड है, कितनी देर तक लगा रखा है, किस पर्सन ने लगा रखा है और कितनी देर के लिए वो परमिट है या कितने टाइम में वो प्रॉपर रिपेयर का काम ख़त्म होगा। नेक्स्ट, जब ये लग गया, हमारा एनर्जी सोर्स बंद हो गया प्रॉपर तरीके से,
उसके बाद क्या किया जाता है, वेरिफिकेशन ऑफ एनर्जी आइसोलेशन। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेरिफिकेशन करना, कि हमने सबसे पहले हमने क्या किया, मेन उसके सप्लाई को बंद किया। उसके बाद जहाँ से भी वो पैनल से या इलेक्ट्रिकल से या वाल्व से वहाँ से मेन सप्लाई आ रही थी उसको बंद किया, उसको प्रॉपर आइसोलेट किया, उसके ऊपर लॉक लगाया हमने, फिर हमने टैग लगाया। अब उसके बाद एकदम से जाके काम शुरू नहीं कर देना है। उसके बाद हमारा काम क्या आता है, वेरीफाई करना। जैसे कि अभी जो हमारा लोटो है दोस्तों, लोटो में कई जगह पे एक टीओ और ऐड कर दिया गया, यानी कि इसको अब लिखते हैं लो टो टो लो टो टो, यानी कि लॉकआउट, टैगआउट, ट्राईआउट। यानी कि जब भी हम कहीं पे भी लॉक लगाएंगे या कहीं पे भी हम अपना टैग और लॉटो सिस्टम लगाएंगे या उस एनर्जी को आइसोलेट करेंगे, बंद करेंगे, तो उस पे काम करने से पहले एक बार टेस्ट करना कंपलसरी है, ट्राई आउट करके देखना ज़रूरी है। हम एक बार पावर सप्लाई को पीछे से या जहाँ से भी एक बार उसके ऊपर खोलने से पहले, उस मेन इक्विपमेंट को चेक करने से पहले एक बार वहाँ पे पावर सप्लाई की टेस्टिंग करके देखेंगे। जैसे हम लोग मेन एमसीबी को या पैनल को बंद करके आ गए, उसके बाद वापस आए, वहाँ पे लॉक लगा दिया, सब कुछ टैग लगा दिया, उसके बाद वापस आए, फिर उस स्विच को एक बार टेस्ट किया जाए, अपनी मशीन को स्विच को टेस्ट करके देखा कि कहीं वो दोबारा से चल तो नहीं रही, कहीं से किसी तरह की कोई हैजार्डियस एनर्जी की लीकेज तो नहीं हो रही। तो प्रॉपर टेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो ये वेरीफाई हो सके कि वहाँ पे जीरो एनर्जी स्टेट है, यानी कि किसी तरह की कोई हैजार्डियस एनर्जी अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये कैसे होगा, जैसे यूजिंग अ इलेक्ट्रिकल टेस्टर, टेस्ट पेन हो गया, टेस्टर हो गया, या प्रेशर गेज को चेक कर लिया गया। अगर वहाँ पे कोई गैस पाइपलाइन थी तो उसकी जो गेजेस हैं, उस गेज के ऊपर प्रेशर की रीडिंग को चेक कर लिया गया, उस मूविंग पार्ट्स को ऑब्जर्व किया गया, कहीं किसी पार्ट में अभी भी मूवमेंट तो नहीं है। तो इन तरीक़ों से उसको दोबारा से टेस्ट आउट किया जाता है, जो कहीं से भी किसी तरह की कोई एनर्जी लीकेज ना हो और वो लीकेज हुई जो एनर्जी है वो एक्सीडेंट का कारण ना बन जाए। नेक्स्ट दोस्तों, उसके बाद जब हम लोगों ने वेरिफिकेशन कर लिया, उसके बाद शुरू होता है हमारा मेंटेनेंस और सर्विस का काम। अब इसमें क्या है, हमारी जो भी मेंटेनेंस टीम है, जितने भी वर्कर हैं जो भी मेंटेनेंस का काम करते हैं, वो अपना मेंटेनेंस का काम शुरू करते हैं। रिपेयर का काम या सर्विसिंग का काम है वो शुरू करते हैं, और जो एनर्जी आइसोलेशन है वो प्रॉपर उसी समय अब यहाँ पे लगी होनी चाहिए, प्लेस होनी चाहिए। उसके दौरान वो अपना काम मेंटेनेंस का, जो भी उन लोगों को रिपेयर का काम, साफ़ सफाई का काम, सर्विसिंग का काम, जितना भी काम करना है वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। जैसे ही वो परफॉर्म करके हटते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, जब हमारा काम ख़त्म हो गया, देन रिलीज फ्रॉम लॉकआउट टैगआउट। अब हमारा काम जो है वो लॉकआउट टैगआउट का ख़त्म हो गया, तो अब हमें क्या करना है, हमें लॉकआउट टैगआउट को रिलीज़ करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले इंस्पेक्ट द वर्क एरिया, उस वर्क एरिया को इंस्पेक्ट किया जाता है। इंश्योर दैट द इक्विपमेंट इज ऑपरेशनली सेफ एंड दैट द टूल एंड डेब्रीज आर रिमूव, कि उस जो मशीन है जिसके ऊपर रिपेयर किया गया था उसको प्रॉपर तरीके से वो सेफ़ है, उसके सारे गार्ड्स वगैरह जितने थे वो प्रॉपर तरीके से लग गए हैं, उसके सारे मूविंग पार्ट्स को कवर कर दिया गया है। जितने भी टूल्स का इस्तेमाल किया गया था उन टूल्स को वहाँ से हटा लिया गया है, वहाँ से दूर कर दिया गया है। जहाँ पे भी कोई बैरिकेशन करना था, कोई गार्ड लगाने थे, जितने भी हैं वो सब कवर लगाने थे वो कर दिए गए हैं। कोई डेब्रीज है वहाँ पे, या कह लीजिए कोई कचरा वगैरह बचा है, जहाँ उसका जो भी डेब्रीज, कचरा या किसी तरह का कुछ भी मटेरियल जो निकला है उसमें से वेस्टेज है, उस वेस्टेज को भी वहाँ से रिमूव कर देना है हमने शुरू करने से पहले। उसके बाद इंश्योर द सेफ्टी। सेफ्टी में क्या है कि हम वर्कर सेफ्टी, कि जब भी वहाँ से लॉकआउट टैगआउट को हटाना है तो ये वेरीफाई करना है कि कोई भी एम्प्लॉय अब उस डेंजर जोन के अंदर नहीं होना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉय या जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, कोई भी उनमें से कोई वर्कर या कोई भी अनऑथोराइज्ड एम्प्लॉय, कोई भी अनऑथोराइज्ड वर्कर जो किसी और मशीन पे जब वहाँ पे था, तो वो उस इक्विपमेंट के आसपास में नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 लोग उस लॉकआउट टैगआउट प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, तो उन 10 के 10 लोगों की प्रॉपर बाहर निकाली काउंटिंग करनी है कि जितने लोग अंदर गए थे उतने लोग बाहर आ गए। इसके लिए क्या किया जाता है कि लॉग शीट जो है उसको मेंटेन किया जाता है, एक शीट बना ली जाती है,
एक तरह का, जैसे हम लोग टीवीटी में बनाते हैं वैसे एक लॉग शीट बना ली जाती है, जैसे कन्फाइंड स्पेस में बनाई जाती है। उस लॉग शीट के ऊपर उन सब वर्कर्स के नाम लिख लिए जाते हैं और उनसे साइन ले लिए जाते हैं। साइन 2 जगह पे लिए जाते हैं। सबसे पहले उनका टाइम ऑफ एंट्री, जब वो मशीन की रिपेयर के लिए गए थे, कितने बजे गए थे, प्लस अपने वो साइन करेंगे। उसके बाद जब काम ख़त्म हो गया तो सब वर्कर बाहर आएंगे, फिर उस लॉग शीट के ऊपर साइन करेंगे, जिससे ये इंश्योर हो जाएगा कि जितने वर्कर उस मशीन की रिपेयर के लिए अंदर गए थे, जब वहाँ पे रुके थे, वो सब के सब वर्कर वहाँ से बाहर आ चुके हैं और कोई भी ऐसा वर्कर जो वहाँ पे अंदर नहीं है। तो ये चीज़ इंश्योर करनी है बिफोर रिलीज द लॉक और टैग और डिवाइस। अब जब हमने लॉक और टैग और डिवाइस, उसके बाद जब हमने ये चीज़ें इंश्योर कर ली, अब उसके बाद क्या होता है, रिमूव द लॉक और टैग और डिवाइस। अब हम उस लॉक और टैग और डिवाइस को रिमूव कर देंगे। अब ये रिमूव का काम कौन करेगा? रिमूव द पर्सन हु अप्लाइड द लॉक और डिवाइस मस्ट रिमूव देयर लॉक एंड टैग। जिस भी इंसान ने या जिस भी बंदे ने वो वहाँ पे लॉक लगाया था वही करेगा। और अगर वहाँ पे मल्टीपल लॉक्स लगे हुए हैं, जैसे दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बॉक्स टाइप लॉक है, या अलग अलग डिपार्टमेंट ने, जैसे सेफ्टी वालों ने अपना लॉक लगा रखा है, मेंटेनेंस टीम ने, या और टीम्स ने जब अपने लॉक लगा रखे हैं, तो वो लोग भी वहाँ पे आके अपना लॉक रिमूव करेंगे। अगर वहाँ पे मल्टीपल लॉक सिस्टम लगा हुआ है तो सब लोग अपने लॉक्स को रिमूव करेंगे। उसके बाद क्या आ जाता है, री एनर्जाइज द इक्विपमेंट। अब हमारा काम क्या होता है, उस इक्विपमेंट को री एनर्जाइज्ड करना। तो दोस्तों जब भी हमें उस इक्विपमेंट को री एनर्जाइज्ड करना है तो एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो क्या चीज ऑन होगी, जो हमारा मेन पैनल है जहां से वो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई है, जो जैसे मान लीजिए हमारा एमसीबी है। फॉर एग्जांपल मेरे घर में मेरे पंखों की रिपेयर का काम होना था, जो एसी वगैरह की रिपेयर का काम होना था, तो उस समय क्या किया गया कि हमने पहले तो स्विच ऑफ किए, सारे के सारे जो स्विच है उनको ऑफ कर दिया। उसके बाद हमने अपने मेन पैनल को, जब मीटर को जाके उसके जो एमसीबी है उसको भी उठा के लॉक बंद कर दिया, जिसको हम कहते हैं एनर्जी आइसोलेट करना। आइसोलेट के बाद हमने वहाँ पे लॉक आउट लगाया, टैग लगाया। उसके बाद आके जितने पंखे थे या एसी था या जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स थे उन सब की रिपेयर की गई। अब उसके बाद मेरा क्या काम है, मुझे उस एनर्जी सोर्स को दोबारा से एनर्जाइज्ड करना है, यानी कि इन पंखों को, फैंस को या एसी को या लाइट्स को दोबारा से ऑन करना है, इनमें पावर देनी है। तो पावर देने का क्या प्रोसेस होता है, इन सब स्विच को हम कंफर्म करेंगे कि ये सब के सब ऑफ पोजीशन में होने चाहिए। उसके बाद हम मेन सप्लाई पे जहाँ पे हमने लॉक आउट लगा रखा है वहाँ पे लगाएंगे। वहाँ पे जाके हम पहले एमसीबी को उठाएंगे। पहले मेन एमसीबी ऑन होगा, ऑन होने के बाद चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद हम आएंगे और एक एक इक्विपमेंट को चेक करेंगे। कभी भी ये नहीं करना कि पहले जो मेन हमारे इंटरनल इक्विपमेंट्स हैं, स्विच इन सबको ऑन कर दिया पहले और फिर जाके हमने मेन को ऑन किया। ऐसे में वहाँ पे जर्क लोड का खतरा बन जाता है, सडन लोड आता है, जो कई बार शॉर्ट सर्किट या कह सकते हैं कि कोई भी फायर हैजार्ड या इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग का खतरा वहाँ पे बन जाता है, या किसी भी और चीज़ में ओवरलोडिंग का खतरा। तो हम पहले जो मेन सप्लाई है उसको ऑन करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारी सेकेंडरी सप्लाईज हैं उनको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इंश्योर किया जाएगा, ऑन किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इक्विपमेंट को दोबारा से री एनर्जाइज्ड किया जाएगा। अब उसके बाद जब हमने एनर्जाइज कर दिया, उसके बाद हमारा क्या काम होता है, टू इन्फॉर्म द अफेक्टेड एम्प्लॉयज़। जो भी अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ है, जिन एम्प्लॉयज़ को उस मशीन के साथ काम करना था या जिस डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उन मशीनों के साथ काम करना था, उनको जाके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अब ये जो इक्विपमेंट है या मशीन है वो रेडी टू यूज़ है, रेडी टू वर्क है। अब वो लोग अपने काम पे वापस जा सकते हैं और अपने ऑपरेशंस को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। जो भी वहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए उस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता था, उस तरीके उस चीज़ को दोबारा से वो लोग शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारे जो प्रोसेस होते हैं, स्टेप होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोटो प्रोसीजर। इस तरीके से लोटो जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है और इस तरीके से हम इस तरीके को सेफली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं ताकि जो वहाँ पे होने वाले हादसों को रोका जा सके। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे
ये जो हमारा लोटो प्रोसेस होता है इसमें कौन कौन लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जब पूरा का लोटो प्रोसेस होता है तो लोटो में कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले होते हैं ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय। ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय वो वर्कर होते हैं जिनको जो वहाँ पे लोटो में मेंटेनेंस का काम करेंगे। जो भी हमारी मेंटेनेंस टीम है, चाहे वो इंटरनल टीम है, चाहे वो थर्ड पार्टी से हायर टीम है, जो लोग वहाँ पे आके मेंटेनेंस का या रिपेयर का काम करेंगे उनको बोलते हैं ऑथोराइज्ड एम्प्लॉयज। दूसरे होते हैं इफेक्टेड एम्प्लॉयज। इफेक्टेड एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉयज होते हैं जिनको या तो उस मशीन के ऊपर नॉर्मल काम करना होता है, उसके जरिए प्रोडक्शन निकालनी होती है, जो उस मशीन को नॉर्मल जगह पे ऑपरेट करते हैं, नॉर्मल डेज में, वर्किंग डेज में ऑपरेट करते हैं, या उस मशीन के आसपास के एरिया में काम करते हैं। उनको भी, वो लोग भी इस पास का पार्ट होते हैं क्योंकि उनका जो काम है वो इफेक्ट होता है। तो उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चाहे वो लोग लोटो में ऑपरेट में परफॉर्म नहीं करते, लेकिन उनका जो काम है, जो उनकी एक्टिविटी है, वो इफ़ेक्ट होती हैं ड्यू टू लोटो। उसके बाद आ जाते हैं सुपरवाइज़र और मैनेजर्स, जिनका क्या काम होता है इस पूरे प्रोसेस को इंश्योर करना, इसके कंप्लाइंसेस को इंश्योर करना, सब चीज़ों की देख रेख करना। सेफ्टी ऑफिसर क्या होते हैं? सेफ्टी ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। इनका क्या काम होता है? डेवलप द सेल लोटो प्रोग्राम, कंडक्ट द ऑडिट एंड इंश्योर द सेफ्टी। उस पूरे की पूरी इंस्पेक्शन का काम, उसके ऑडिट्स का काम, और वर्कर्स के और मशीन इक्विपमेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर करने का काम करते हैं हमारे सेफ्टी ऑफिसर्स। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर वो लोग होते हैं जो जिनके एम्प्लॉयज़ वहाँ पे अगर थर्ड पार्टी से कोई लोग वर्कर काम करने आए हुए हैं तो वो लोग जो लोटो प्रोसीजर को फॉलो करके वहाँ पे काम करेंगे। अदर एम्प्लॉयज़ में आ जाता है दोस्तों कि बी वेयर ऑफ द लोटो एक्टिविटी एंड अवॉइड इंटरफेयरिंग विद द इक्विपमेंट अंडर अ लोकआउट। वो और एम्प्लॉय जो उस एरिया के आसपास में कहीं काम कर रहे थे, जब वहाँ से उनका काम पे जाने का कोई रास्ता है या आने जाने का कुछ ऐसा कोई काम है, जब वहाँ से वो गुजरते हैं तो वो लोगों को वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आज इसमें लोटो है, तो आप उसके आसपास में होने वाली और कोई भी एक्टिविटी, अगर वहाँ पे कोई हॉट वर्क एक्टिविटी जैसी कोई भी क्रिटिकल एक्टिविटी है तो वो एक्टिविटी ना करें। तो अदर एम्प्लॉयज़ में वो वर्कर आ जाते हैं जो आसपास के एरिया में काम करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों इन्वॉल्व रहते हैं। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय। जो भी ऑथोराइज्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उन एम्प्लॉयज़ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोटो के केस में क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आ जाता है ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय वो एम्प्लॉयज़ जिन एम्प्लॉयज़ को लोटो में वहाँ मेंटेनेंस का काम करना होता है। तो उनकी सबसे पहली जिम्मेवारी क्या होती है? आइडेंटिफाई एंड लोकेट ऑल द हैजार्डियस एनर्जी सोर्सेस। उनको सब एनर्जी सोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ पे या उस मशीन जिसके ऊपर भी मेंटेनेंस का, जो रिपेयर का काम करना है, उसमें कौन सी कैटेगरी की हैजार्डियस एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक या किसी भी और तरह की कैसी वहाँ पे एनर्जी अवेलेबल है। उसके बाद शट डाउन द मशीन और इक्विपमेंट सेफली। अब उनको इस चीज़ का भी है कि जो भी मशीन है, जो इक्विपमेंट है, उसको सेफली तरीके से, प्रॉपर तरीके से आराम से शट डाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट है आइसोलेट द एनर्जी सोर्स यूजिंग अ प्रॉपर लॉकआउट डिवाइस। जब भी वो जो मेन एनर्जी सोर्स है उसको प्रॉपर लॉकआउट डिवाइस लगा के उसको वो लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्या? अप्लाई द लॉक एंड टैग्स टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल स्टार्टअप। फिर वहाँ पे लॉक और टैग लगा दिए जाएंगे। पहले लॉक लगा दिया हमने, फिर वहाँ पे टैग्स लगा दिए जाएंगे ताकि एक्सीडेंटल स्टार्टअप उस चीज़ की ना हो। उसके बाद रिलीज एनी स्टोर्ड रेजिडुअल एनर्जी, यानी कि उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है, जैसे मान लीजिए कोई पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन है जिसमें से एलपीजी जा रही है, या उसमें कोई हाईली फ्लेमेबल लिक्विड है, तो हमने मेन वाल्व को तो ऑफ कर दिया, वाल्व को तो शट डाउन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ एनर्जी जो उसके अंदर या कुछ लिक्विड या गैस उस पाइप के जो अंदर है, हमारा क्या काम है? उसकी भी पर्जिंग की जाती है या किसी तरीके से उसको बाहर निकाला जाता है। नॉर्मली जैसे लिक्विड्स वगैरह में या गैसेस में हम अमोनिया पर्जिंग करते हैं,
अमोनिया के थ्रू उस चीज़ को बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसको पर्जिंग को, जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी है उसको भी पर्जिंग करके बाहर निकाल दिया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि वो जो इक्विपमेंट है वो कंप्लीटली डी एनर्जाइज्ड हो जाए। डी एनर्जाइज उसको टेस्टिंग की जाती है, जैसे हमने पढ़ा था लॉकआउट, टैग और ट्राईऑड किया जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से एनर्जाइज्ड हो, डी एनर्जाइज्ड हो जाए, उसमें किसी तरह की कोई एनर्जी या किसी तरह की कोई हैजार्डियस एनर्जी ना रिपेयर हो, ना अवेलेबल हो। उसके बाद ऑथराइज्ड एम्प्लॉय की ड्यूटी होती है टू परफॉर्म द नेसेसरी मेंटेनेंस, जितनी भी नेसेसरी मेंटेनेंस है या सर्विसिंग का काम है वो क्विकली उस चीज़ को शुरू कर दे। देखिए दोस्तों, जब शटडाउन वगैरह किए जाते हैं या ये रिपेयर का काम किया जाता है, इस केस में जो हमारी प्रोडक्शन है वो बिल्कुल लॉस होता है उसका काफ़ी समय तक। दोस्तों, इसके लिए जो शटडाउन वगैरह या मेंटेनेंस काम है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं दिया जाता। साल के कुछ पीक डेज़, ऐसे डेज़ रखे जाते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन है वो थोड़ी कम हो जाती है, मटेरियल की डिमांड जो है वो कम हो जाती है उस पर्टिकुलर मटेरियल की। जैसे मान लीजिए सीजनल है, कोई सर्दी का काम मटेरियल है, वो सर्दी के रिलेटेड मटेरियल बनाते हैं, तो गर्मी के दिनों में उसकी डिमांड थोड़ी कम है, तो उन दिनों में वहाँ पे वो शटडाउन रख लिया जाता है जो, और उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में, कुछ दिनों के बीच में, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, ऐसे करके उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से उनको ख़त्म करना होता है। तो इंश्योर नो एम्प्लॉय आर इन डेंजर बिफोर री एनर्जाइजिंग, कि अब उसके बाद ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज़ की ये जिम्मेदारी है, जितने भी वो लोग काम कर रहे हैं, जब भी हमारा लॉकआउट या सर्विसिंग का काम ख़त्म हो गया, हमने वहाँ पे लॉकआउट डिवाइसेस को रिमूव करना है, उस समय कोई भी वहाँ पे अनऑथराइज्ड या कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है वो अंदर ना रह जाए जिसके कारण उसके साथ कोई हादसा हो जाए। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी लॉकआउट, टैग और डिवाइसेस लगा रखे हैं उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ से हटा दिया जाए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, और उसके परमिट को भी प्रॉपर तरीके से क्लोज करवा दिया जाए ताकि किसी तरह की कोई भी हादसा होने की वहाँ पे संभावना ना हो। और जो भी आपके ऑथराइज्ड हैं या जो भी वहाँ पे सुपरवाइज़र हैं उनको क्या किया जाए, इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि वो मेन क्लाइंट को या मेन जो लोग वहाँ पे इफ़ेक्टेड हुए हैं, जो डिपार्टमेंट इफ़ेक्टेड हुए हैं, उनको इन्फॉर्म कर दें और वो लोग अपनी प्रोडक्शन का काम या जो भी उस मशीन से वो लोग काम करते हैं उसको रेगुलर बेस पे शुरू कर सकें। ऐसे ही दोस्तों, जो सुपरवाइज़र या वहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो सबसे पहला होता है टू इंश्योर द लोटो प्रोसीजर आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलोड। सबसे पहले उनको इंश्योर करना होता है, चेक करना होता है कि जो लोटो प्रोसीजर है वो सही तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है और सब लोग उसको फॉलो करते हैं, कोई बाईपास करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। और वेरीफाई करना है कि जितने भी ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज़ हैं जिनको वहाँ पे काम करने की परमिशन दी गई हैं वो लोग ट्रेंड हों और कम्पिटेंट हो, उनके पास प्रॉपर कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो लोग कम्पिटेंट होने चाहिए उस काम के लिए। कोई भी अनजान वर्कर उस मशीन को ज़्यादा ख़राब कर सकता है। कम्युनिकेट द लोटो रिक्वायरमेंट टू इफेक्टेड एम्प्लॉय, जो भी इफेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं या जो लोग वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं उनको पता होता है हर चीज़ के बारे में कि वहाँ पे मेन सोर्स कहाँ पे है, क्या है, तो वो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं उस डिपार्टमेंट के साथ। मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं कि कौन कौन से एनर्जी सोर्स है, कहाँ से एनर्जी लीकेज तो नहीं हो सकती, कौन से ज़्यादा क्रिटिकल एरिया है, कौन सी कैटेगरी की एनर्जी है, तो प्रॉपर उस टीम के साथ डिस्कस किया जाता है और फिर वहाँ पे लॉकआउट, टैग और डिवाइसेस को अप्लाई किया जाता है। उसके बाद ये कंफर्म किया जाता है कि काम करने से पहले, मेंटेनेंस का काम करने से पहले जो भी हमारा एनर्जी सोर्स है उसको प्रॉपर तरीके से डी एनर्जाइज्ड कर दिया गया है, जैसे हमने कहा टेस्टिंग करना। उसके बाद ऑब्जर्व द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉकआउट, टैग और डिवाइसेस, देन कंडक्ट द रेगुलर ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस ऑफ लोटो कंप्लाइंसेस। वो लोग कंटिन्यूसली इंस्पेक्शन करते रहेंगे कि कहीं किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने या किसी ने गलती से या शरारत के लिए वहाँ से गलती से टैग निकाल तो नहीं गया या किसी और कारण से वहाँ से टैग निकल तो नहीं गया। उस चीज़ को टाइम टू टाइम वो लोग प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट करते रहेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेट कर दिया जाता है कि आइसोलेशन, वायलेशन और एक्सीडेंट, अगर वहाँ पे कोई गलती से एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो गया है या लोटो की वायलेशन हुई है तो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना भी उन्हीं का काम होता है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, क्या इसके प्रोसेस होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर भी हमने एक प्रॉपर लंबी चौड़ी वीडियो बनाई हुई है वर्क प्लेस सेफ्टी के नाम पे और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के नाम पे।
अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, हम उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, इंश्योर ऑल द लॉक एंड टैग्स आर रिमूव्ड ओनली आफ्टर द सेफ वेरिफिकेशन। जो लॉग और जो लॉक्स और टैग्स हैं उनको एक तो ऑथोराइज्ड पर्सन जिसने वो लगाया था, जो लोग उस पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे वही लोग निकालें, और दूसरा वो तब ही निकले जब सब के सब ऑथोराइज जो पर्सन हैं या जो वहाँ पे मेंटेनेंस या रिपेयर वर्क के लिए गए हुए थे वो सब के सब लोग वहाँ से बाहर आ गए, और उसके बाद ही उसको प्रॉपर तरीके से रिमूव किया जाएगा। देन मेंटेन द लोटो डॉक्यूमेंट एंड कंप्लायंसेस रिकॉर्ड। उसके बाद जो भी हमारा लॉक और का जो भी मेंटेनेंस का है उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट, उसका परमिट सिस्टम, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, उनकी लॉग शीट, क्या क्या वहाँ पे काम हुआ, कितना टाइम हुआ, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रिकॉर्ड रखा जाता है फॉर ऑडिट पर्पस या फॉर इंस्पेक्शन पर्पस के लिए। तो ये सारे काम जो है एक सुपरवाइजर जहाँ वहाँ पे एरिया इंचार्ज के रहते हैं। अब दोस्तों हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, इट्स ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाई लोटो फेल। ऐसा क्या हो जाता है, ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से लोटो सिस्टम है या ये पूरा जो इतना सेफ प्रोसीजर बनाया गया है हम वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, वो सिस्टम में फेलुअर आ सकता है। देखिए दोस्तों, हमने पहली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, एक एक्सीडेंट होने के मेनली दो ही कारण रहते हैं, जहाँ अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन। ऐसे ही अगर कहीं पे लोटो फेलुअर हो रहा है, जहाँ लोटो लगाए होने के बावजूद या लोटो ना लगने के कारण कोई ऐसा काम हो गया जिसके एक्सीडेंट हो गया या कोई इंसिडेंट हो गया, तो उसके पीछे भी दो ही कारण हो सकते हैं, या तो अनसेफ एक्ट या फिर अनसेफ कंडीशन। या तो हालात की वजह से वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, हालात नहीं थे ठीक जिस वजह से एक्सीडेंट हो गया, या फिर वहाँ पे कुछ काम ऐसा किया गया, कोई एक्टिविटी ऐसी की गई जिस एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे फेल्यूर हुआ और उस फेल्यूर की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, द लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द लोटो प्रोसीजर। अगर एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है वो लोटो प्रोसीजर कैसे काम करता है, और अनऑथोराइज्ड और इनएडुकेट ट्रेनिंग ऑन एनर्जी सोर्स एंड कंट्रोल मेथड्स, और फेल्यूर टू ट्रेन अ न्यू और टेम्परेरी वर्कर्स। अगर वहाँ पे जो अपने ऑथोराइज्ड वर्कर जो वहाँ पे आए हैं, अगर उनको उस एनर्जी सोर्स के बारे में जानकारी नहीं है, उससे होने वाले ख़तरों के बारे में जानकारी नहीं है, या उस एक्टिविटी के बारे में जानकारी नहीं है, तो वहाँ पे हादसा हो सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे हमने पहले भी वीडियोस में पढ़ा था, कोई भी काम करते वक्त तीन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली होती है एक्टिविटी, दूसरे होते हैं हैजार्ड, उसमें कौन से खतरे हैं, और तीसरे होते हैं कंट्रोल मेजर्स कि सबसे पहले कि कौन सी एक्टिविटी वहाँ होनी है, क्या क्या काम होने वाला है। दूसरा क्या आ जाता है हमारा, उस काम में या उस एक्टिविटी में कौन से हैजार्ड इन्वॉल्व हैं, और तीसरा हमारा आ जाता है उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो कोई भी वर्कर जिसको ऑथोराइज्ड किया गया है उस काम को करने के लिए, उसको जब तक इन तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उस समय अगर वो वर्कर इसकी ट्रेनिंग के बिना काम करता है तो वहाँ पे वो एक बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है, या उसकी वजह से उस एक्टिविटी में कोई बड़ा हादसा हो सकता है जो किसी की जान तक ले सकता है, क्योंकि बहुत हैजार्डियस और बहुत क्रिटिकल एनर्जी सोर्सेस हैं वो अवेलेबल रहते हैं इस पूरे प्रोसेस में। दूसरा क्या आ जाता है, फेल्यूर टू आइडेंटिफाई द ऑल एनर्जी सोर्सेस। अब जैसे ये क्या होता है दोस्तों, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि इट्स अ कंडीशन बेस, राइट, कि वर्कर्स जो हैं उनको पता ही नहीं, वो नए वर्कर आए उस एरिया में पहली बार आए थे, उनको नहीं पता था कि कौन से सेकेंडरी और स्टोर्ड एनर्जी है, उनको कैसे कैसे रिमूव किया जाता है, नहीं प्रॉपर पता चला। सबके सब लॉक आउट को, सबके सब एनर्जी सोर्सेज को प्रॉपर तरीके से लॉक आउट
नहीं किया गया, तो वो कारण बनता है। इसके लिए हम क्या करना होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा, तो हमारे जो सुपरवाइज़र हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, उस मशीन के जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, जो रेगुलर डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उसके साथ क्या किया जाता है, वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ उस पूरी साइट का सर्वे किया जाता है, जिसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट करना। पूरा एक सर्वे किया जाता है, रिस्क असेसमेंट किया जाता है वहाँ पे, और देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर जो मशीन है या इक्विपमेंट है उसको उसमें कौन कौन से एनर्जी सोर्सेस हैं और उन एनर्जी सोर्सेस को कहाँ कहाँ से बंद किया जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या आता है, स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी, अगर उसमें कोई स्टोर्ड एनर्जी है तो उस स्टोर्ड एनर्जी को कैसे रिलीज किया जाएगा। जैसे हमने पढ़ा, पहले भी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि पर्जिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई गैस पाइपलाइन है या कोई लिक्विड वाली पाइपलाइन है, तो उनकी प्रॉपर तरीके से पर्जिंग की जाती है। जैसे कॉमनली अमोनिया पर्जिंग की जाती है, तो पर्जिंग के थ्रू क्या होता है, फ्लशिंग करा जाता है, वहाँ से सारे का सारा जो मटेरियल है या प्रॉपर है उसको एकदम से साफ कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट लॉकआउट एप्लीकेशंस। अगर प्रॉपर तरीके पे जो लॉकआउट डिवाइसेस है वो प्रॉपर नहीं है, उनको सही तरीके से नहीं लगाया गया और किसी गलत एनर्जी सोर्स पे लगा दिया गया, रॉन्ग लोकेशंस पे लगा दिया गया, और हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको डी एनर्जाइज करने से फेल हो गए, तो उस केस में भी क्या होता है, हमारा एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक इक्विपमेंट है, उसका एक एनर्जी सोर्स है, एक स्विच है उसका, और एक उसका मेन पैनल है जहां से उसको मेन सप्लाई आ रही है, ये हमारा कोई इक्विपमेंट है। अब इस केस में क्या गया, अगर लॉकआउट डिवाइसेस को यहाँ पे लगा दिया गया और इस सोर्स को ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो उस केस में क्या होता है, ये तो बंद हो गया लेकिन पीछे से सप्लाई आ रही है। अब हो सकता है अगर कहीं से गलती से भी इसमें किसी तरह का फेलुअर आ जाए या लीकेज आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो पावर सप्लाई है उसके आगे जाने की संभावना है जो बढ़ जाती है। तो जो हमारा लॉकआउट डिवाइसेस है वो इस मेन सोर्स पे अगर लगा हुआ होगा तो ना तो यहाँ से एनर्जी आगे आएगी और इसको भी सेव कर दिया गया। ठीक है जी, तो प्रॉपर तरीके से जो भी एनर्जी सोर्स है वो कहाँ से एनर्जी जो जनरेट हो रही है, कहाँ से एनर्जी आ रही है, उस मेन पैनल को, मेन चीज को प्रॉपर तरीके से लॉक करना, प्रॉपर तरीके से आइसोलेट करना, फिर उसको लॉक करना और टैग करना जरूरी है। दूसरा क्या आ जाता है दोस्तों, जो बहुत कॉमन चीज पाई जाती है वो क्या होता है, बाईपास और इग्नोरिंग द लोटो प्रोसीजर। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन पाई जाने वाली एक प्रॉब्लम है, या कह लीजिए एक्ट है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण बनता है किसी एक्सीडेंट के होने का। अब इसमें क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज टेक अ शॉर्टकट टू सेव टाइम, unauthorized personnel remove the lock or restart the equipment as assumptions that it will take only a minute। इसे कह दिया कि कोई बात नहीं, बस 2 मिनट का ही तो काम है, मुझे बस 2 मिनट का ही काम करना है, 2 मिनट के काम के लिए हम इतना लंबा लोटो का प्रोसीजर क्यों फॉलो करें, क्या फ़ायदा उसको फॉलो करके, हम एक काम करते हैं 1 मिनट में तो काम हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे दोस्तों लाइव एग्जांपल हैं जिसमें बहुत बड़े हादसे या कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ गई, एक सिर्फ इतने काम के लिए कि सिर्फ 1 मिनट का काम है। एक रियल एक स्टोरी है दोस्तों की, एक हमारी थी एक कंपनी में हमारा काम चल रहा था, तो कंपनी में क्या हुआ कि ऐसे ही एक मशीन की हमें रिपेयर का काम करना था, एक इलेक्ट्रिकल का सिस्टम था, पैनल था, उसकी कुछ रिपेयरिंग का काम करना था, तो उसकी जो सप्लाई आ रही थी वो पीछे से आ रही थी। तो ठेकेदार ने बोला, सेफ्टी वाले को कॉल किया कि मुझे ना इसके ऊपर कुछ रिपेयरिंग का काम करना है, हार्डली 5-7 मिनट का काम है, तो मैं इसको मेन सप्लाई को बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए और काम कर दो। तो सेफ्टी वाले ने बोला भी तुम ऐसे एकदम से सप्लाई मत बंद करो, तुम एक काम करो, पहले उसका प्रॉपर लॉक और टैग और ले लो, उसका लोटो का परमिट ले लो, प्रॉपर परमिट लेके फिर काम करो, इन्फॉर्म कर दो उसके ऊपर लॉक वगैरह लगा के फिर काम करो, अदरवाइज कोई हादसा हो सकता है। लेकिन वही बात हो गई, करे सर बस 5 मिनट का काम है, इसमें क्या है, लॉक लेने लगेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उस सेफ्टी वाले को ही बाईपास कर दिया, डायरेक्ट जो वहाँ पे सुपरवाइज़र था उसके साथ बात की, उसको बोला कि सर 5 मिनट का काम है, अगर मैं लोटो लेने लगा तो उसमें क्या है, बहुत टाइम लग जाएगा, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा इतने से काम में, मैं वर्करों की सैलरी कहाँ से निकालूंगा, ये वो काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस किए। और वो प्रोडक्शन वाले ने बोला कि चल ठीक है कर ले,
लेकिन सेफ्टी से करना, ध्यान से करना। इतना कह के वो अपने काम पे चला गया। उसने क्या किया, मेन स्विच को ऑफ किया और अपना काम करने लग गया। इतने में ऑफिस में कोई साहब आए, कोई मैनेजर है, उन्होंने देखा कि ऑफिस की लाइट्स वगैरह बंद हैं, सब कुछ बंद है, क्योंकि वो मेन स्विच ऑफ करके काम कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि जाओ देख के आओ, कहीं वो स्विच तो नहीं गिरा हुआ, जहाँ अपना कह सकते हैं कि वो एमसीबी वगैरह गिरा तो नहीं है। तो जो वर्कर, दूसरा कोई वर्कर देखने गया तो उसने देखा कि वहाँ पे एमसीबी गिरा हुआ था नीचे को, लेकिन वहाँ पे कोई लॉक नहीं था, कोई आसपास में कोई पर्सन नहीं था, कुछ नहीं था। और जिस सिर्फ 5-10 मिनट की बात है। तो उसने फ़ोन किया कि सर ये तो गिरा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि चल उठा दे, फिर हो सकता है गलती से ट्रिप होके गिर गया। तो इतने में उसने क्या किया, उस स्विच को ऑन कर, और जैसे ही दोस्तों उसने ऑन किया तो वहाँ पे जो वर्कर जो मेंटेनेंस का काम कर रहा था वो डायरेक्ट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में था। और जैसे ही कांटेक्ट में था, इतने में पूरी एनर्जी एक्टिवेट हो गई, सब जगह पे एनर्जी आई। तो वहाँ पे भी करंट आया, उस पैनल में भी करंट आया। और जैसे ही उस पैनल में करंट आया तो वो लड़का, उसको करंट लग गया और काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया। फिर पता चला कि उसकी हॉस्पिटल में जाके डेथ हो गई। तो एक छोटा सा 2 मिनट 4 मिनट का हमारा बाईपास करना किसी एक इंसान की जान तक ले सकता है दोस्तों। ऐसे अनगिनत ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं ड्यू टू द इग्नोरिंग द लोटो प्रोसीजर, जहाँ इस इलेक्ट्रिकल या किसी और भी प्रोसीजर को इग्नोर करने से, और सिर्फ ये 1-2 मिनट कहने के कारण होता है कि बस 1 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, जल्दी से हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे जो नए वर्कर हैं, जहाँ अनट्रेंड वर्कर हैं, वो लोग, या कई बार बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड वर्कर्स, जिसको कहते हैं ना, एक होता है कॉन्फिडेंस कि उनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं तो 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, मेरे साथ आज तक हादसा नहीं हुआ। मैं तो 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, आज तक मेरे साथ हादसा नहीं हुआ। हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम इस ऐसी किसी हाईली हैजार्डियस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक एक सेकंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी जान के साथ हम 1 सेकंड का भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी कंपनी के लिए हम सिर्फ एक एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए हम पूरी दुनिया हैं। एक वर्कर एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय है, लेकिन वो वर्कर अपने उस परिवार के लिए पूरी दुनिया है। उस परिवार की जो पूरी दुनिया है वो उस वर्कर पे या उस एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप एज अ सुपरवाइज़र हैं तो वो भी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी वजह से किसी वर्कर का परिवार या किसी वर्कर के साथ कोई हादसा ना हो जाए। और एज अ वर्कर, अगर हम ऑथराइज्ड वर्कर हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से हमारे साथ कोई हादसा हो जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे परिवार को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े। ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्योर कम्युनिकेशन। प्योर कम्युनिकेशन क्या हो जाता है कि जो इफेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया लोटो में कि वहाँ पे कुछ काम होना था, ऐसा था। जब वहाँ पे लैक ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस व्हेन हाउ टू अप्लाई और रिमूव और कम्युनिकेशन विद द शिफ्ट और डिपार्टमेंट्स, मिस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इफेक्टेड एम्प्लॉयज़ थे जिनका काम उस वजह से इफेक्ट हो गया, उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया लोटो प्रोसीजर के बारे में कि कब लोटो प्रोसीजर लगाया गया, कब उसको रिमूव किया गया, उस चीज़ के बारे में उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। ये भी एक कारण होता है एक्सीडेंट होने का। नेक्स्ट क्या हो जाता है, इनएडुकेट सुपरविज़न एंड इन्फोर्समेंट। अगर वहाँ पे सुपरविज़न प्रॉपर तरीके से नहीं है, प्रॉपर तरीके से एक्शंस नहीं लिए गए, वहाँ पे सेफ्टी कल्चर नहीं है या उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, अगर वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो एक बार वर्करों को छोड़ के चली गई, वहाँ पे कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन का ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बनता है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें आ जाता है यूजिंग द डिफेक्टेड और इनएप्रोप्रिएट लोटो डिवाइसेस। अगर लोटो डिवाइसेस या टैग जिनको यूज़ किया जाता है, जो लोटो बॉक्सेस हैं, जो लॉक्स हैं, वो डैमेज्ड हैं, जहाँ टूटे हुए हैं, जहाँ सही नहीं हैं, जहाँ वो उस चीज़ के लिए वो बने ही नहीं हैं, किसी और कैटेगरी का है, तो वो चीज़ भी हैं इफेक्टेड हैं, जहाँ डिफेक्टेड हैं, तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं लोटो के केस में। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फेलुअर टू वेरीफाई द एनर्जी आइसोलेशन।
अगर हम फेलुअर हो गए, यानी कि जैसे हमने बोला ट्राई आउट करने में फेलुअर हो गए, हमने स्टार्टिंग से पहले प्रॉपर टेस्ट नहीं किया, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो टेस्टर से, कोई पाइपलाइन है तो उसकी गेजेस, प्रेशर गेजेस वगैरह को चेक नहीं किया और ऐसे ही एकदम से काम करना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ भी एक्सीडेंट का कारण बन जाती है, लोटो फेलुअर का कारण बन जाती है। लास्ट इसमें आ जाता है रिमूविंग लॉक कार्ड एंड टैग और प्रीमेच्योरली। अगर लोटो डिवाइसेस को प्रीमेच्योरली या काम खत्म होने से पहले हटा लिया गया, या अनदर किसी वर्कर ने गलती से भी उस इक्विपमेंट को स्टार्ट कर दिया, तो ये भी कारण बन जाता है। जैसे मान लीजिए एक मशीन के ऊपर 5 लोग वहाँ पे लॉट और टैग आउट का काम या रिपेयर का काम करने गए थे, तो उन्होंने लोटो लगाया, लॉक और टैग आउट लगाया। कानून क्या कहता है, या कह लीजिए सिस्टम क्या कहता है, प्रोसीजर क्या कहता है, अगर 5 वर्कर हैं तो कोशिश करें कि पाँचों का वहाँ पे लॉक हो या बॉक्स टाइप लॉक यूज़ किया जाए। मान लीजिए एक ने लगाया तो उसमें से मान लीजिए 1 या 2 लोग वहाँ से अपना काम ख़त्म करके निकल गए, बाकी 3 लोग अभी अंदर थे और उन्होंने उन 3 लोगों के बारे में उनके दिमाग से निकल गया या गलती हो गई तो उन्होंने केयर नहीं किया और जाके अपना डिवाइसेस को या लॉक्स को वहाँ से निकाल दिया। अब उस केस में वो 3 लोग जो थे वो वहाँ पे अंदर ही उस मशीन के साथ काम कर रहे हैं। इस केस में अगर गलती से वो मशीन ऑन हो गई या उन्हीं लोगों ने जिन्होंने वहाँ से लॉक्स वगैरह निकाले थे वहाँ से रिमूव कर दिए, तो उस केस में क्या हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा वहाँ पे हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ सिस्टम था हमारा जिसमें हमने लॉक और टैग आउट के बारे में पढ़ा, इसके सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। और तो आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट लॉक और टैग आउट का। इसी वीडियो का पहला पार्ट देखने के लिए हम उस वीडियो का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोस को प्यार देने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हम इसके आगे भी और नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेके आते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। दोस्तों आपको अगर सेफ्टी रिलेटेड किसी भी टॉपिक की नॉलेज चाहिए या किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि वीडियो लेके आएँ, आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि आपको किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है या किसी टॉपिक की, जैसी पीपीटीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमने सेफ्टी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर पीपीटीज़ बना रखी हैं, तो ऐसा आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए भी हमारे साथ स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।